नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति है। विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र के निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है। अमरावती नया शहर बन रहा है। नए शहर में जो कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे ऑफिसेस से काम करने में तकलीफ होती है। इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए लगभग 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख सेक्टर स्क्वायर फीट कॉन्ट्रैक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन में मैप में सारा 2 प्रोजेक्ट्स है, 2 रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने आज घोषणा की कि वह भारत में अपना पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगी। समझौते के अंतर्गत मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में 168 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी। यह डेटा सेंटर भारत के प्रति मेटा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और दुनिया के सबसे गतिशील डिजिटल बाजारों में से एक है। उत्पादों और AI क्षमताओं को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। वैश्विक कंपनी एक बयान है
में कहा कि भारत का विशाल उपयोगकर्ता आधार और तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। जामनगर में यह सुविधा कंपनी को वैश्विक स्तर पर AI बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में मदद करेगी, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक निवेश को भी मजबूत करेगी। त्रिपुरा में खोवाई जिले के उपमंडल वन विभाग ने अवैध रूप से कटाई और इमारती लकड़ियों को और लट्ठों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। विभाग ने पिछले 2 दिनों में खोवाई उपमंडल में कई छापे मारे, जिनमें लगभग 220 घन फुट अवैध रूप से काटी गई लकड़ी और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए गए 4 वाहन जब्त किए गए। अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल की गई पेड़ काटने की मशीनें भी जब्त की गई। उपमंडल वन अधिकारी सुस्मिता दास ने बताया कि 2 दिवसीय अभियान के दौरान लगभग 7 लाख रुपए की अवैध लकड़ी बरामद की गई। वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 4 मामले दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण BVG में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले आवश्यक तैयारियां करने को कहा है। उन्होंने बताया कि 26 राज्यों ने बजटीय प्रावधान कर दिए हैं, जबकि झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और मिजोरम में भी प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी राज्य के आवंटन में कटौती नहीं की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 40% की वृद्धि की गई है। श्री चौहान ने जोर दिया कि VBG का उद्देश्य ग्रामीण विकास में तेजी लाना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालाक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमेरिका के 5वें बड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया है कि उन्होंने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा उत्तरी इजराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वाशिंगटन में हैं।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।